सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So yesterday we stopped at page number 65 where the last thing that we read was, yeah, we discussed the koshas and a different perspective. ये कोश जो इन्होंने दिए है ना, इसकी तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग है. There is a very different perspective they have taken. So just Kalpana, especially for you, the koshas that they have referred to over here. The first कोशा, पहला कोश बोला तो एग्जाम्पल ही डायरेक्ट ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल एक इंद्रिय है तो आंख है, ये हमारा पहला कोश बनता है. और आंख में से क्या करते हैं, हम देखते हैं. हम सुनते नहीं, बोलते नहीं, हम देखते हैं. तो द सेंस, वो दृष्टि जिसको हम कहते हैं, तो आंखों की दृष्टि, ये दूसरा कोश. अब ये दृष्टि कैसे पॉसिबल है, हमारे हमारी आंखों को दृष्टि कहाँ से मिलती है, उसका सोर्स क्या है, तो ऊर्जा है. सो द एनर्जी, तो अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो पांच तत्वों में से एक तत्व, और वो तत्व है अग्नि. तो अग्नि बन गया. अगर अग्नि नहीं है तो दृष्टि भी अफेक्ट हो जाएगी, और आंख तो ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट है, वो काम ही नहीं करेगा. सो थर्ड कोशा बिकम्स द ऊर्जा ऑफ अग्नि, द एनर्जी ऑफ फायर, one of the five elements, the mahabhuta in our body. And after that, the fourth one is your consciousness and prana and consciousness. That is the fourth kosha. Because prana और consciousness, ये दो चीज है, माइंड एंड प्राणा, ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो अग्नि कैसे काम करेगी. सो अग्नि को काम करने के लिए वहां पे प्राण का होना जरूरी है, और मन का भी होना, या जिसको हम चित्त कहेंगे या तो कॉन्शियसनेस कहेंगे, उसका भी होना जरूरी है. ये बन गया चौथा कोश. तो फिर पांचवा कोश कौन सा है, तो पांचवा कोश केन उपनिषद कह रहा है, वो है ब्रह्मांड की शक्ति. द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज द फिफ्थ कोश. हम्म? अगर ये चार बातें आई, बात समझ में आला, लक्षात कल्पना. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दिस फोर, देन इसके आगे का समझना मुश्किल हो जाएगा. राइट. सो फर्स्ट इज द फिजिकल ऑर्गन, सेकेंड इज इट्स कैपेसिटी, third is its energy, that is one of the five elements. Fourth is the mind and the mind and the consciousness and the prana, that is the fourth. And the fifth is the cosmic energy. प्राण खुद भी कहाँ से आता है, तो प्राण शक्ति जो हम कहते हैं वो भी तो कहाँ से हमको मिलती है, उसका भी तो प्लग इन कहीं ना कहीं होना चाहिए. राइट. तो हमारे सबका, सारे जीवात्मा का, पूरे ब्रह्मांड का जो प्लग इन है, ये है विश्व विश्व ब्रह्मांड शक्ति. हाँ, जो जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो कॉस्मिक एनर्जी. कॉस्मिक एनर्जी गिव्स, creates, we can say, or it projects, we can say, or we can say it takes the form of individual energy. So cosmic energy and individual energy, atma paramatma, brahma para brahma, that's how we connect. Clear? All right. अब ये जो पांचवा कोश है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, इसको नाम दिया गया है प्रज्ञा. बिकॉज दिस इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस, उसको कहा गया है. शक्ति है ना वो. ओके. जिसको पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कह दिया. सो दैट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो दैट इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस, द प्रज्ञा. नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम अहेड. सो नाउ दिस सुप्रीम इंटेलिजेंस, इसको ही कहते हैं ब्रह्म. इसका नाम है ब्रह्म. हियर the Keno Upanishad uses the word Brahman for that all permeating, all pervading, omniscient, omnipotent, omnipresent.
ब्रह्म या सुप्रीम इंटेलिजेंस या कॉस्मिक एनर्जी, ये कैसा है, ये क्या है? ये सर्वव्यापी है, ये सर्वज्ञ है, ये अनंत है, ये अमर है, ये हमेशा ही है, बस है। So it is there. If the Brahman, that essence of existence, were not in the body, then the pranas, the vital force, will not be able to move in the body. तो ये ब्रह्म के वजह से हमारे जो पंच प्राण है, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्तियों को गति कौन देता है? तो ये ब्रह्मण देता है, यानी कि विश्व की शक्ति हमारे प्राणों को गतिशील करती है। सो द ब्रह्मण गिव्स द मोशन और मूवमेंट टू द प्राणास इन अवर बॉडी. It will not be possible for the pranas to activate the internal sense organ or the external sense organ and oblige them to function, whether an outgoing movement or an ingoing movement of all these organs. It becomes possible only when the prana gets its dynamism from Brahman. प्राण है तो सब शरीर है, मन है, सब कुछ है. अगर प्राण नहीं है तो डेड बॉडी. हाँ, जीव ही नहीं है, प्राण के बिना जीव ही नहीं है. हमको जीव, हमारे अंदर का जीव यानी कहाँ से है? तो ये प्राणों से है. लेकिन इस प्राण को चलने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति यानी ब्रह्म से जुड़ना जरूरी है. ब्रह्म अगर नहीं है तो प्राण भी कुछ काम नहीं कर सकेंगे. द कॉन्शियसनेस, the conditioned mind which provides motivation for every outgoing sensory organ in a conditioned way, or even sometimes for an ingoing movement like introspection, reflection, contemplation, etc. That movement of consciousness, which is also called as individuated consciousness, which is limited in our body, which is limited by our body, limited by our past, that also would not be possible unless the Brahman, the unlimited, the unconditioned supreme intelligence were existing. तो ये जो हमारे अंदर जो चित्त शक्ति है और ये जो हमारी चित्त भूमियां है, जो हमारे प्रारब्ध पे या वी कैन से पूर्व कर्म पे अवलंब है. तो हर एक का एटीट्यूड एप्टीट्यूड अलग, हम कहते हैं ना. तो हर एक ने अलग अलग एटीट्यूड एप्टीट्यूड कहाँ से डेवलप किया? तो जो भी हमारा पास्ट कर्म है, जिसके हिसाब से हम आज है, उस हिसाब से हम चलते हैं. तो चाहे बाहर की तरफ कोई गतिविधियां हो, हम चीजों से जुड़ते हैं, वस्तु व्यक्ति विषय, इसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, तो ये हो गई बाहर की मूवमेंट. या अंदर की गतिविधियां हो, अंदर की मूवमेंट जैसे कि चिंतन, मनन, मेडिटेशन, निधि ध्यान, सब कुछ आ गया इसमें. हाँ, ऑल दिस इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, ये कौन करता है? तो हम करते हैं. हम कौन है? हम कॉन्शियसनेस है. हम्म? हम वो चित्त शक्ति है. ये चित्त शक्ति में वो क्षमता है. तो हम कॉन्शियसनेस जो है, ये कॉन्शियसनेस सारी गतिविधियां बाहर की हो या अंदर की वो करते रहेगा. लेकिन ये संभव हो सकता है क्योंकि ब्रह्मन से जुड़ा हुआ है. और ब्रह्मन कैसा है? अनलिमिटेड, अनकंडीशनड. अब हमारी प्राण शक्ति हमारे अंदर सीमित है, हमारी चित्त शक्ति हमारे शरीर के अंदर सीमित है, लिमिटेड है. लिमिटेडनेस को अनलिमिटेड सोर्स की जरूरत होती है. हाँ, कोई भी लिमिटेड बीइंग कैन फंक्शन ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द अनलिमिटेड. और अनकंडीशनड सुप्रीम इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड क्या है? वो ब्रह्मण है. दैट इज द रूट. ये हमारा मूल है. मराठी में मूल कहेंगे, हिंदी में मूल कहेंगे. ये मूल है, द रूट ऑफ योर बीइंग. हमारे अस्तित्व की ये जड़ है, ये मूल कारण है. The root of your being, the matrix, the ground of our existence is the Brahman. कल मैंने सवाल पूछा था, कल का साइड हेडिंग के बारे में बात करने से पहले,
which was the side heading was the dimensions of ब्रह्मांड, ये चैप्टर का हेडिंग जो था, ब्रह्मांड द ग्राउंड ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। ये पूरा ब्रह्मांड जो गतिशील है, ये पूरी सूर्यमाला जो गतिशील है, ये हमारी पृथ्वी तत्व जो गतिशील है, हम हर जीवात्मा जो गतिशील है, ये सारी गतिविधियां, ये सारी गतिशीलता कहाँ हो रही है? उसको कुछ तो आधार चाहिए कि नहीं? हम लोग फिल्म दिखाते हैं, फिल्म में हीरो हीरोइन, घोड़े गधे, पता नहीं क्या 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 फिल्म में चलते रहता है, सारा एक्शन हो रहा है। ये सब वो मूवी को देखना कब संभव होता है? जब उसके पीछे सफेद पर्दा हो। कभी ट्राई किया है ओपन में प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर लेके प्रोजेक्ट करना? नहीं होता है, बिकॉज वो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, राइट? तो वो कुछ भी हमें फिल्म देख पाएंगे हम बिना सफेद पर्दे के? राइट, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी विथ अवर नॉर्मल आईज what is happening over there, right? Now, so you need a ground of existence. इसको एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ये टर्म यूज किया गया है, द ग्राउंड ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। एवरीथिंग स्टैंड्स ऑन समथिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट अधांतरी। हम कहीं लटके हुए नहीं हैं, हम सबको आधार है। आधार के बिना अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हम निराधार महसूस करते हैं, है ना, जिंदगी में, राइट? इतना बड़ा आधार है ब्रह्म का। सवाल ये उठता है कि फिर हम क्यों निराधार महसूस करते हैं? बिकॉज क्षणिक क्षणिक चीजों को हमने आधार समझ लिया है। we have become attached to temporary and changeable stuff, and we feel that वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विषय, वो हमारा आधार है। एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, राइट? प्रकृति की हर एक चीज टेम्पररी और चेंजेबल है, राइट? लेकिन हम ही उसी को आधार समझते हैं। और जब वो टेम्पररी है, वो चेंजेबल है, पति पत्नी माँ बच्चे, वो चेंज हो जाते हैं, वो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, और हमें तुरंत निराधार महसूस होने लगता है। हमारे लाइफ पार्टनर्स जो भी है, नजदीक के जो लोग हैं, ये चले गए तो हम चाहे गुजर गए हो या चाहे छोड़कर चले गए हो, दोनों केस में भावना तो वही है, बिकॉज वी लिव अ ईगो बेस्ड लाइफ। मुझे छोड़ के चले गए, हमारा अंडरलाइनिंग मुझे के नीचे होता है। ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट बैक टू ब्रह्मांड। तो जब ये ब्रह्मांड जो अनलिमिटेड है, जो परमानेंट है, जो एवर नेवर चेंजिंग है, प्रकृति एवर चेंजिंग है, ब्रह्मांड नेवर चेंजिंग है, जो स्थिर है, जो हमेशा के लिए, जो अनंत है, विच इज गोइंग टू ऑलवेज बी देयर, इसके आधार को हम ध्यान कभी क्यों नहीं देते? हाँ, इसको ध्यान देना है, जो हमारा रियल आधार है उसको ध्यान देना है। एनीवे, बैक टू दिस कंसेप्ट, द रूट ऑफ अवर बीइंग, द मैट्रिक्स, द ग्राउंड ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इज द ब्रह्मन। प्राणा एंड कॉन्शियसनेस आर रूटेड इन दैट। तो ये जो प्राण है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये चित शक्ति है, ये कहाँ उन्होंने इस मूल को कहाँ धरा हुआ है? ये ब्रह्मण के मूल को धरा हुआ है। जैसे मिट्टी को झाड़ के मूल कैसे धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वैसे इस पर वो डटा हुआ है। आफ्टर दैट एंड देन द पंच तत्व, द 5 प्रिंसिपल्स, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, दे आर रूटेड इन द प्राणा एंड इन द कॉन्शियसनेस। और पंच महाभूतों का स्थान कहाँ है? प्राण में और चित्त में। तो इन द प्राणा एंड द कॉन्शियसनेस। उसके बाद देन द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक साइट एंड ऑडिशन एंड परसेप्शन एंड सो ऑन, दे आर रूटेड इन दिस। और पंच महाभूत में देखना, सुनना, बोलना,
गंध लेना, स्पर्श लेना, करना, विचार करना, ये सारी चीजें जो है ये पंच महाभूत पे आधारित है, इसमें उनका मूल है, राइट। एंड अनलेस वी अंडरस्टैंड, नो, एंड देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट, द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स कैन फंक्शन, और ये सारी श्रृंखला है, इसलिए ये आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मुंह बोल सकता है, दिमाग सोच सकता है, स्मरण हमें हो सकता है, हमारी सारी कार्य जो है ये इस पे टिकी हुई है। तो देखो कितना नीचे हमारे रूट्स जाते हैं, राइट। अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन फिनोमिना suggested by and contained in the Keno Upanishad, we will not be able to appreciate what the teacher is trying to help the students to understand. तो ये बेसिक जो है हमारा, एक्चुअली ये ईशावास्य उपनिषद में पूरा कवर किया हुआ है। तो ये जो है कि हम कौन है, हमारे जड़ क्या है, हमारे रूट्स क्या है, इसकी पूरी कहानी उसमें है। सृष्टि की रचना कहो या क्रिएशन, हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ डिड वी कम अबाउट, ऑल दैट इज इन द ईशावास्य, बट वेरी शॉर्टली एंड वेरी नाइसली विमला जी ने यहाँ पे वो समझा दिया है। आया ध्यान पे? सो फार सो गुड, ऑल क्लियर? हाँ, ऑल राइट। So now the next side heading is the pancha pranas. तो ये 5 प्राण। This clarification or elaboration became necessary because this morning we are taking up the mantra. आगे का मंत्र हम ले रहे, यत प्राणेन न प्रणति ये नः प्राणः प्राणीयति प्राणीयते तदेव ब्रह्मण त्वं विद्धि न इदम यदिदम मुपस्सते। The prana, the vital force, divided into pancha prana, prana, apan, vyan, saman, udan. That is the analysis of prana. Prana again has 5 ways of functioning in different parts of the body. Some move in the upper direction, higher, not higher, but in the upper direction. Some naturally function in the lower direction. Some function horizontally, some vertically, and some permeate the whole body, and that is the movement of the vital force. Clear? समझाने की जरूरत है? हाँ, योग शिक्षक को सब बोलेंगे नहीं, बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस में बोल देती हूँ। ये जो 5 प्राण है जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं, किसी किसी की गति ऊपर की तरफ है, किसी किसी की गति नीचे की तरफ है, किसी की गति साइडवेज है, और सब जैसे व्यान है वो सारे शरीर में सर्कुलर घूमते रहता है। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में इनकी गति होती है। The five-fold movement of the vital force enables the internal organs and the energies contained in the 5 principles to manifest themselves through the outer organs. तो जो हमारे पंच तत्व है, इस पंच तत्व से जुड़ी हुई जो हमारे देवता यानी हमारी कैपेसिटीज है, सुनने की कैपेसिटी, देखने की कैपेसिटी, बोलने की कैपेसिटी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कहाँ से, और प्राणों के माध्यम से ये सब हमारे आंख, नाक, कान इसके माध्यम से काम करते हैं। For the help of my students, I might prepare a chart and hand it over to you on Monday because we don't have a blackboard here. It is a small hill place and small room where we meet and share. So I might write down and prepare a chart for you. So in the 7th mantra, the Rishi says the prana, the vital force, will not be able to take you there because the prana itself can function, the vital force itself can function, it gets its dynamism, it gets the substance of that vital force from the Brahman. 7वें मंत्र में ऋषि कहते हैं कि प्राण के बगैर, प्राण खुद ब्रह्मण पे निर्भर है, प्राण गतिशील नहीं हो सकता अगर वो ब्रह्मण को प्लग्ड इन नहीं है, अगर वो ब्रह्मण से कनेक्टेड नहीं है। प्राण काम कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रह्मण से जुड़े हुए हैं। प्राणेन न प्राणेति ये न प्राणः प्रणीयते, that which provides the substance to the vital force, that which provides the substance to prana is
ब्रह्मण। तो ये मंत्र का मतलब ये होता है कि वो चीज जो प्राण को पावर देती है, शक्ति देती है, वो है ब्रह्मण। वॉट दीज 5 प्राणास moving in your body achieve through the sense organs, that is not the Brahman. Okay, अभी यहाँ पे, so that's the last sentence over here for this पंच प्राणा। that हमको क्या लगता है कि हमारी आंखों को देखने की शक्ति, तो हमारी आंख ये ब्रह्मण है। अगर मैं मेरे शरीर के भाग को ब्रह्मण समझ के चलूंगी, तो वो जो बोलेगा वो मैं उसको देने पे मजबूर हो जाऊंगी, राइट? सो वी आर दीज आर नॉट द ब्रह्मण। What is actually the Brahman? The Brahman is present in each of them, because without Brahman there cannot be anything at all. So the Brahman is present in all of them, but they are not the Brahman. हाँ, उसको सीमित कर दिया, एक रूप में ढाल दिया, एक सांचे में बिठा दिया, एक शक्ति में रख दिया, तो वो ब्रह्मण नहीं बन जाता। लेट्स सी व्हाट इज दिस ब्रह्मण, द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट्स द साइड हेडिंग। You may learn pranayama, various forms of pranayama, samyama pranayam, vishesha pranayam, dirgha pranayam, bhastrika, shitali, etc., etc. And then you will get experiences if you learn to prolong the duration of the kumbhaka, inner or outer kumbhaka, various dormant latent energies contained in your muscular, nervous, glandular systems begin to flower and blossom and manifest themselves. जब तक हम ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन्स और माइंड, हम एक्सटर्नली जब तक इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके हिसाब से हमारा जीना होता है। वो वाला जीना कैसा है? खाना पीना सोना, जो भी करना है वो करना। इट्स अ रूटीन थिंग यू डू बिकॉज यू आर अलाइव। You cannot say, oh, I want to shut my heart for half an hour, or oh, I want to rest my breathing for 10 minutes. You cannot do that, right? So everything, so this is one level, हाँ, जो अन्नमय कोश में हम बोलते हैं। So this is one level, but जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जब हम प्राणों में एंटर होते हैं और इस प्राण के कोश में, और जब हम ये सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में, जब ये प्राणों की दिशाएं बदलने लगते हैं, और कैसे बदलते हैं? थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ अष्टकुंभक है, अंतर कुंभक है, बहिर्कुंभक है, ये क्रिया जिसको हम कहते हैं। इस क्रिया के माध्यम से वी कीप ऑन चेंजिंग द पाथवेज ऑफ द फ्लो ऑफ दैट प्राण शक्ति। ठीक है, व्हेन वी डू दैट, तो आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, खाना पीना सोना हो रहा है, लेकिन जब इससे नीचे मैं जाती हूँ और डीप विद इन माई सेल्फ व्हेन आई गो, वहां पे जो शक्तियां हैं, खाने की एक शक्ति है, सुनने की एक शक्ति है, इससे सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हजारों चक्रास है, हाँ, जहाँ पे ये प्राण शक्ति ज्यादा होती है, दे आर द क्रॉसिंग्स, वेयर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ एनर्जी मीट। और जब वहां पे वो ज्यादा, वहां पे जो शक्तियां हैं ना, उन चक्रास में जो हमारे शरीर में हजारों है, वहां वो सारी जागृत होने लगती है। और इसलिए प्राणायाम, actual pranayam, not the practice of pranayam, but actual pranayam, which is the practice of kumbhaka. Actual pranayam is the practice of kumbhaka, holding of your breath. And जितना natural holding ज्यादा, उतना better। तब ये शक्तियां जागृत हो जाती है और हमें इनके अनुभव होने लगते हैं। ये बात वो यहाँ पे कह रही है। Clear? So when we are working at that subtle level, then there are those underlying energies which begin to flower and blossom and manifest themselves. So now the teacher says they are not going to take you nearer to the Brahman.
तो जब हमें ये मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस या प्राणायाम के बाद होने वाली एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस हमें ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचा सकती, ये गुरु यहाँ पे कह रहे हैं। दे आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सब्सटेंस ऑफ प्राणा विच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने प्राण दे दी है, प्राण शक्ति दे दी है, लेकिन वो प्राण शक्ति की क्षमताएं जो है ये दिख जाती है। दे आर द कैपेसिटीज ऑफ अवर प्राण शक्ति, ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। Brahman is the prime cause. Brahman is the source. You think that the mind is providing motivation. Yes, the mind provides motivation. But to whom? For the sense organ. Because of its conditioning. मैं हमको लगता है कि नहीं, प्रेरणा जो आ रही है वो हमारे मन से आ रही है, मोटिवेशन जो मिल रहा है वो हमारे मन से मिल रहा है। लेकिन मोटिवेशन, प्रेरणा, ये मन से ज्यादा तो तुम्हें आदत जो हो गई है, कंडीशनिंग जो तुम्हारी हो गई है, शरीर के कंडीशनिंग जो हो गई है, इसको प्रेरणा दे सकती है। हाँ, लेकिन उसके भीतर जो शक्तियां हैं उसको जागरूक नहीं कर सकती ब्रह्म तक, इसलिए वो तुम्हें नहीं पहुंचा सकती। कौन सी शक्तियों के बारे में? इतना स्थूल शक्तियां कौन सी है? भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये सब जो मैं खाना पीना सोना बोल रही हूँ ना, तो दिस इज ऑल हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप। These are the things that will happen at the gross level. But at the subtle level, the motivation does come from the mind. But the consciousness itself, the mind itself can function only as long as the Brahman is in the body. The essence of life is there. ये सब कुछ संभव है और ये सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन मूल कारण क्या है? ये सब चीजों को होने का कारण क्या है? हम जिंदा है। कैसे कह सकते हैं हम जिंदा है? हमारे अंदर आत्मा है। ये आत्मा चला गया तो मर जाएंगे, सिंपल। Yeah, because the essence of life is there, that itself is the Brahman. It is this analysis of the ancient rishis of the Upanishad that enabled Shankaracharya, the prime exponent of Vedanta, to give us a sutra. ये जो एनालिसिस है ना, इसी एनालिसिस पे से, इसी का अभ्यास करके आदि शंकराचार्य ने हमें वेदांत का वो एक सूत्र दे दिया, अहम ब्रह्मास्मि, I am Brahman. So ultimately, who am I? This depends on this, this depends on this, this depends on this, this depends on this. We keep going back, 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 back. Who is at the root? The root is Brahman. Because it is unconditioned, unconditional, because it is ever present, omnipresent, omniscient, always there, right? तो ये ब्रह्मण, तो अहम ब्रह्मास्मि, I am Brahman. सर्वम खलु इदम ब्रह्मण, all is Brahman. सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, केन उपनिषद says, and Shankara says सर्वम खलु इदम ब्रह्मण। केन उपनिषद क्या बोला? सर्व ब्रह्म उपनिषदम। और शंकराचार्य क्या बोले? तो सर्वम खलु इदम ब्रह्मण। There is nothing like matter separately existing from the Brahman or the primal energy of intelligence. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, thou art that, I am that. All is essentially Brahman. When Shankara says that, he is referring to the, when Shankara says that, he is referring to the existential essence without denying the outer form of existence. ओके ये माया और सत्य, इसका बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हो गई। उनको क्या लगा कि माया यानी इल्यूजन, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो जो भ्रम है, वो भ्रम नहीं है। अभी कोई मुझे हाथ लगाए तो मुझे महसूस होगा, मैं भ्रम नहीं हूं, राइट? मैं हूं। क्या मैं सत्य हूं? लेकिन नहीं। तो ये जो भी टेम्पररी है, जो भी बदलता है, वो रिलेटिव ट्रुथ है, परम सत्य नहीं है। तो मेरे अंदर परम सत्य क्या है? मैं जिंदा हूं, ये मेरा परम सत्य है। मैं हूं, ये मेरा परम सत्य है। कौन हूं मैं? अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं ब्रह्मन हूं, ये मेरा परम सत्य है। तो ये जो बाहर, तो शंकराचार्य ने कभी भी बाहर की दुनिया को नकारा नहीं है।
उन्होंने सिर्फ जो सत्य है वो हमें दिखा दिया कि लुक दिस इज यू. दैट डजंट मीन योर बॉडी इज नॉट यू. आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट. नो नो, आई एम ऑल ऑफ इट. बट बेसिकली हु एम आई? अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन. द आउटर फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, देखो बाहर की दुनिया में इन्यूमरेबल शेप्स, साइजेस, कलर्स, परफ्यूम्स, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, they have their own beauty, they have their own utility, but they are not the essence of existence. जो भी रूप, रंग, गुण, गंध, जो भी आप देखते हो ना, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज की, हाँ वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो, और वो काम की भी है, लेकिन वो ब्रह्मण नहीं है. उनमें ब्रह्मण है, बिकॉज ब्रह्मण के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मण नहीं है. दे आर नॉट द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस. द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज इन द ब्रह्मण. क्लियर? कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? राइट, ऑल राइट. So now, Abhi, she goes on to my favorite side heading, the interval between two thoughts, the interval between two breaths, etc. साइड हेडिंग ही उन्होंने ये दिया है. तो यहाँ पे ये तदेव हो गया. अभी 1.9 जो मंत्र है वो मंत्र यहाँ पे लिया गया है. ये कौन सा वाला है? ओके, ऑल राइट, आई रीड इट फ्रॉम हियर ओनली, नेवर माइंड. यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्राणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि यदि दमुपासते, यदि दमुपासते. ओके, सो अगेन वो एक मंत्र लिया है 1.9, लेकिन उसके और एक मंत्र भी लिया है 1.8. यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध नेदं यदि यदि दमुपासते. अगेन वो ही लिया है, उपासते. ऑलराइट, एनीवे, सो द टीचर सेज it is not the movement of the prana or the movement of the consciousness that is going to reveal the nature of Brahman. It is only when that movement can subside, go into abeyance, even for a fraction of a second, then in that interval between two thoughts, that interval between two wishes, two desires, two breaths, that the Brahman gets revealed onto us. आई थिंक मैंने ये कल परसों ही बहुत अच्छी तरह समझा दिया. हाँ, कि दो श्वासों के बीच में जो पॉज है, दो विचारों के बीच में जो पॉज है, दो इच्छाओं के बीच में जो पॉज है, ये पॉज में हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं. ये दो चीजों के बीच में का पॉज मैंने समझाया ना जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, दैट मूवमेंट में ब्रह्मांड नहीं. श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, नहीं. लेने के बाद जो पॉज है, छोड़ने के बाद जो पॉज है, यहाँ पे हमें ब्रह्मांड मिल सकता है. सॉरी. ओके, सो यत् चक्षुष न पास्यति येने चक्षुषी पास्यति तदेव ब्रह्मण त्वं विद्धि न इदम यदीदम उपासते. But before I proceed to the mantra about Chakshu, the eyes, let me go back to the previous mantra and add one more point because we are studying. हम अभ्यास कर रहे हैं ना, तो और एक मुद्दा रह गया है, उसकी बात कर लेते हैं. These are study classes and the sacred sharing between the teacher and the student. है ना, हमको किताब सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़नी नहीं है, हमको अभ्यास भी करना है, समझना भी है. The students share their inquiry and exploration, and the teacher shares the perception and the understanding. Both nourish each other. Both nourish one another. So I was referring to one more point about prana.
प्राणा के बारे में और एक पॉइंट बता दो। प्राणा कॉजेज द नोज टू स्मेल, बराबर है ना? प्राण के बगैर गंध नहीं। The faculty of smelling through the instrument of the nose derives its existence due to the principle of earth or prithvi, which contains and vibrates with prana. एक सेंटेंस में सब आ गया। नाक से गंध लेते हैं। गंध लेना शक्य है क्योंकि पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व चल है, या तो पृथ्वी तत्व कार्यरत है क्योंकि प्राण है। प्राणा इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएटिविटी इन अवर लाइफ। तो हमारे शरीर के हर एक एक्शन, हर एक फंक्शन, इसके पीछे कौन है? प्राण है। प्राणा इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएटिविटी इन आवर लाइव्स, all creative energies expressing themselves in and through any of our sense organs, including the mind. Mind भी प्राण के बगैर सोच नहीं पाएगा। They refer back to Prithvi, the principle of earth. So the fivefold prana moving through the body provide activization of the energies, and especially it provides the faculty of smelling to the nose. Otherwise, when you go back and study the mantra, you might feel that the eyes and the ears they have referred to and smelling has not been referred to. अच्छा, वो क्लैरिफाई ये कर रही है कि मंत्र में आंखों के बारे में बात की है, या तो कानों के बारे में बात की है, इसका मतलब इसमें नाक नहीं आएगा। नहीं, आप कोई भी बॉडी का ऑर्गन उस जगह पे डाल दो, मंत्र नहीं बदलता, वही बात वही रहती है, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, कुछ भी हो। सो the sight, the hearing, the smelling, the thinking, and may I add that when you allow an interval between the ingoing and the outgoing breath, or the ingoing and the outgoing thought, when you allow that interval some duration, then in that duration only the Brahman or reality behind the four koshas, the four layers of being, gets revealed. Otherwise, that source, that matrix, that ground is covered up as the clouds in the sky cover up the sun momentarily. या आई बात समझ में? ये जो सारे इंद्रिय है, ये सारे इंद्रियों की शक्तियां है, ये सब कुछ, ये चार जो कोश हमने देखे, इन कोशों के पीछे, या इन कोशों का आधार हम बोलेंगे, या इन कोशों के नीचे क्या है? वो ब्रह्मांड की शक्ति, वो ब्रह्मण है। फिर हमें वो महसूस क्यों नहीं होता? तो जैसे सूर्य पे बादल आ गए तो सूर्य किरण हम तक नहीं पहुंचती, उसी तरह ये हमारा जो ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो ढका हुआ है। हाँ, वो ओपन, वहां तक वो ढका हुआ है। अब किन किन चीजों से ढका है वो बात अलग है, मतलब बादल हमारे कौन से है? हाँ, ये तो सूर्य पे एक बादल है, लेकिन हमारे बादल कौन से है ये हमें पता चलेगा। द क्लाउड्स प्रिवेंट अवर परसेप्शन। तो हमारी आंखें धुंधला गई है, हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बादल छाए हुए हैं। दे कम इन बिटवीन द सन एंड अवर साइट। सूर्य और हमारी दृष्टि के बीच में वो आ जाते हैं। इन द सेम वे द मूवमेंट ऑफ द आउटर सेंस ऑर्गन, द मूवमेंट ऑफ द इनर इंटरनल सेंस ऑर्गन्स, द मूवमेंट ऑफ द प्राणा एंड द कॉन्शियसनेस हाइड एंड कंसील द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। फैंटास्टिक। हाँ, मुझे तो, मैं तो अभी सोच रही थी कि पतंजलि के अंतराय, हाँ, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, ये हमारे, और उसके साथ जो विक्षेप सहभुव है, ये सब हमारे, ये हमारे बादल है। एक ही सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया कि हमारे बादल कौन है? जो जो चीजें गतिशील है वो हमारे बादल है। हमारी आंखें देखती रहती है, कान सुनते रहते हैं, मुंह बोलता रहता है। एक बादल, हाँ, एक लेयर ऑफ बादल। दूसरा लेयर ऑफ बादल, हम ऑल द टाइम देखते हैं, ऑल द टाइम सुनते हैं, ऑल द टाइम बोलते हैं, ऑल द टाइम सोचते हैं, ये दूसरा लेयर ऑफ बादल। और ये जो हमारे पंच महाभूत है, और उसके पीछे जो हमारा प्राण है,
और उसके साथ वो प्राण के साथ हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो गति में है, एवरीथिंग दैट इज इन मूवमेंट आर अवर क्लाउड्स, and they do not allow us to see the ground reality, the ground of existence. Very simply put, very basically put, fantastic. If we want to perceive, to feel, to be aware of the source of our existence, then these clouds of movement, the movement of thought, the movement of desire, the movement of reactions, the movement of doubts, etc., etc., need to go into abeyance. ये सारी गतियों को रोकना होगा, आंखें बंद करनी होगी, दृष्टि अंदर से बंद करनी होगी, अग्नि को शांत करना होगा, और अग्नि के पीछे जो मन और जो प्राण है उसको भी मिनिमम पे लाना होगा, उसको भी शांत करना होगा, सबकी गतियां बंद करनी होगी। सब गति, सब हिलना बंद हो जाए तो तल दिखेगा। You want to see the bottom of a pond? Then you have to stop all the movement of the water, of the particles in the water, everything has to stop. Only then will you be able to see the bottom of the pool or the pond, right? Very simple. We are the containers of the light of life. We are the containers of the light of intelligence. But the movement of intellect conceals, it comes in between. Mentation, mental activity, it comes in between. Ideation, all ideas, mental movement. So it is only when the outgoing and the ingoing movements of the four layers go into abeyance that the glory of the Brahman, the life source, illumines the whole being. Otherwise, our lives remain like the cloudy days. Beautiful description. बहुत पसंद आया मुझे. I hope you are enjoying it as much. What are we? What is my consciousness? What is my prana? What is my intelligence? What is Brahman? All of it is light. हम कहते हैं ना, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। दिमाग की बत्ती जल गई, बत्ती क्यों कहते हैं? और कुछ क्यों नहीं होता? बत्ती जलने के बजाय दिमाग का बोंगा बज गया, वो क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑल ऑफ इट इज लाइट। एंड वी ऑल द मूवमेंट, जो भी हलचल है, जो भी हिलचल, जो हिल रहा है सब कुछ, उसके वजह से हमारे जिंदगी बादलों से घिरी हुई है। आवर लाइव्स आर क्लाउडी, आवर लाइव्स रिमेन लाइक क्लाउडी डेज, एंड द लाइट इज नॉट कमिंग थ्रू, द लाइट इज नॉट शाइनिंग। है ना? क्या समझे? क्या समझे? सब कुछ। आज आज मैं मुझे एक सदगुरु का एक पेपर इसमें मिला मुझे। हाँ, सेम यही बोल रहे हैं, वो भी वही। वो इटर्नल ट्रुथ है, हर सेम गुरु यही बोलेंगे। वही। मतलब हम लोग दिया मन शांति के लिए वो करते, एक करते, बोलते शांति हमारे अंदर है, अंदर है। हम उसका सृष्टि नहीं कर सकते हम लोग। करेक्ट। उसकी वो हम लोग जो हमको लगता है हमारे मन के हिसाब से जो होता है, तभी जो सेटिस्फेक्शन क्षणिक जो रहता है, उसको शांति समझ के उसको हम लोग इकट्ठा करने के लिए देखते हैं। यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है। यस या थिंकिंग, व्हाट इज द इग्नोरेंस? अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, उपनिषद में, ग्रंथों में, व्हेन दे टॉक अबाउट विद्या अविद्या, व्हाट डू दे मीन? Avidya is ignorance. Vidya is enlightenment. Yeah, knowledge, you can say. What is ignorance? Ignorance of what? मैं तो इतने लोगों को जानती हूँ, मैं तो हर एक चीज पहचानती हूँ, मैंने तो इतना अभ्यास किया हुआ है, मेरी तो इतनी डिग्रियां हैं, मैं कितना कुछ जानती हूँ, फिर आप मुझे कैसे कह सकते हो कि ये अविद्या से भरी हुई है? कौन सी अविद्या के बारे में हम बात करते हैं? अध्यात्म में अगर वी आर रेफरिंग टू इग्नोरेंस, व्हाट इज द इग्नोरेंस दैट वी आर रेफरिंग टू? एनीबॉडी? विच इग्नोरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट? Who am I?
हाँ, बट व्हॉट इग्नोरन्स? आय एम द बॉडी, Sure. आय एम द, आपण सगळं आपण No, असं no, विचार. no, 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 no. The minute I say it, अहम ब्रह्मास्मि. no, no, नहीं, जो खुद के पास है उसको ही हम बाहर ढूंढ रहे हैं, no, जो no. अंदर है। हाँ, ये सब चीजें हैं, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ओके, I'll give it to you. टेम्पररी को परमानेंट समझना, एवर चेंजिंग को नेवर चेंजिंग समझना, असत को सत समझना, इसको अविद्या कहा है. To think that something that is temporary, that is changeable, that is relative truth, we are thinking that that is the truth. We are thinking that it will stay here. मेरा पति हमेशा रहेगा, मेरा ये हमेशा रहेगा. We want everything. मेरा प्यार हमेशा रहेगा. हाँ, All the realized souls they speak in this. Yes. यही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Because we are thinking, that Prakriti is ever changing, Prakriti is temporary, Prakriti is impermanent. To consider the impermanent, ever changing substance as permanent, that is the ignorance that we are talking about. Clear? Clear? ये बहुत ध्यान में रखना ही है. ऑलराइट, इस बात को. अविद्या बोला तो माया को तुम सत समझ रहे हो, ये अविद्या हो गया. जो चेंजेबल है उसको परमानेंट समझ रहे हो, नेवर चेंजिंग समझ रहे हो, ये अविद्या हो गया. ऑलराइट, सो दैट इज द अविद्या वी आर टॉकिंग अबाउट. या सो वेयर वाज आई? हम क्या बात कर रहे थे? व्हाट डिड, हाँ, ममता. यस, विजया. या ऑलराइट. सो हाँ, जो ममता ने बात की है ना, कि यही हमने ध्यान में रखना है, तो यही हमारे बादल बन जाते हैं फिर, और हमारी जिंदगी को मेरे को अंधेरे के धूप छांव का खेल चलते रहता है. ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट साइड हेडिंग इज वी आर गिफ्टेड विथ अ वैरायटी ऑफ साइट. ये जो दृष्टि है ना, बहुत अलग अलग तरह की दृष्टि से हमको आशीर्वाद है, अलग अलग दृष्टियों का. ओके, तो सूत्र क्या है? यच्चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नदम यदि द मुपासते. Your eyes and the sight contained in the eyes, the sight contained in the consciousness, because the sight contained in the eyes is outgoing, it can point out an object, but there is a different kind of sight contained in the consciousness which gives you a premonition before the things, before the phenomena, before the events have happened. The consciousness sees that. अब देखते हैं हम, ये भी हमने ईशावास्य में पढ़ा था, आंखों से हम देखते हैं, लेकिन आंखों के पीछे कौन सा है? तो मन की आंखें हैं. मन आंखों के माध्यम से देख रहा है. हाँ, लेकिन मन कैसे देख रहा है? प्राणों के माध्यम से मन देख रहा है. और उसके पीछे क्या है? मैं हूं, आत्मन है, ब्रह्मन है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है मेरा, तो मैं उसके पीछे. तो हम क्या कर, तो दृष्टि जो होती है ना, तो दृष्टि बस, अब मुझे तुम दिख रहे हो, बट उससे आगे कुछ भी नहीं, पर तुम्हें मैं पहचान सकती हूँ, तो ये मेरा मन. तो हम लोगों को देखते हैं या किसी भी चीज वस्तु को देखते हैं, अगर हमें वो दिखता है तो आंखें देख रही है, लेकिन अगर पहचान में आता है तो वो कहाँ से हो रहा है? द कॉग्निशन. वेर इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग फ्रॉम द माइंड. हाउ इज द माइंड डूइंग इट? बाय रिकॉल और फ्रॉम मेमोरी इट इज डूइंग इट. ठीक है, बट हु इज कीपिंग द माइंड एक्टिव? माई कॉन्शियसनेस. तो यहाँ वो समझा रही है कि अलग अलग तरह का देखना होता है, और कभी कभी कुछ चीजें होने से पहले ही हमें दिख जाती है, होने से पहले ही हम जान जाते हैं कि अब ये होने वाला है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रीमोनिशन. ऑलराइट, before the premonition, before the things, before the events have happened, the consciousness sees that. It is a kind of long distance perception. It transcends time. अब यहाँ पे जो काल है या समय जो है, ये निकल गया. हम काल से
काल के बंधन से छूट गए हैं, इसलिए तो होने से पहले हमें पता चल गया कि होने वाला है। अगर काल के बंधन में है तो अभी कितने बजे है, जो समय हुआ है उतना ही हमें पता होगा, आगे का हम नहीं जान पाएंगे। इट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस परसेप्शन, इट ट्रांसेंड्स टाइम, इट कैन ट्रांसेंड टाइम इन विच यू कॉल फ्यूचर, एंड इट कैन ट्रांसेंड टाइम इन व्हाट यू कॉल फ्यूचर and in what you call past. Okay, the premonition, perception of the past, perception of the future, that is also a kind of sight. आगे का कुछ दिख जाना या पीछे का कुछ दिख जाना, उसको भी दृष्टि ही कहते हैं। You may call it foresight to some extent, but I call it premonition because the capacity of premonition takes you both ways, towards the past, towards the future. Foresight takes you only towards the future. So we are gifted with a variety of sights contained in us. Sensitivity has a sight which is called as intuition. अब इंट्यूजन होना ये भी एक प्रकार की दृष्टि है। जब दृष्टि की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाईली सेंसिटिव हो जाता है, तो वो बन जाता है इंट्यूजन। तो ये प्रीमोनिशन जो होता है, हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। वी कैन गो इनटू द पास्ट एंड द फ्यूचर। There is a kind of perception contained in instincts incorporated in the biological organism. Okay, we share that instinctive perception with our non-human fellow beings. अब एक यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दे रही है ना, हमारे सबके अंदर दया माया ये इनबिल्ट है, चाहे वो मनुष्य ना हो, कोई भी जीव होने दो, हमारे अंदर इनबिल्ट दया माया काइंडनेस ये हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। We share this instinctive perception with our non-human fellow beings. I wonder if you have noticed the sight, the perception that birds have, the animals have. The birds also instinctively get a feel of the rains. If they are to come, say 48 hours afterwards, the birds move in a particular way. सही बात है ना, बाकी के प्राणियों में भी ये शक्ति होती है। बारिश आने के 24 घंटे पहले से ही उनको पता चल जाता है कि ओके बरसात होने वाली है, या 48 आवर्स बिफोर, राइट। दे कम्युनिकेट देयर परसेप्शन, देयर इंस्टिंक्टिव परसेप्शन। कैसे पता चल जाता है? बहुत बुद्धिशाली है, हाँ, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, इंस्टिंक्ट है, अंदर की एक इनबिल्ट जो मैं बोल रही हूँ वो इंस्टिंक्ट है। They communicate their perception, their instinctive perception of one another, and their behavior changes. If you have seen with dogs and cats, I have seen it with horses. I have also seen it with a deer. हाँ, तो प्राणियों का व्यवहार बदल जाता है जब उनको पहले से ही पता चल जाता है कि मौसम बदलने वाला है। So the animals and birds, and it is difficult for me to communicate it to you, and I won't persuade you to believe me, but I feel that the trees, the plants, they also have a perception. और न बिलीव करने जैसा क्या है? हम सब डॉक्टर बोस के एक्सपेरिमेंट से वाकिफ है। हाँ, अपने आप सूर्य प्रकाश की तरफ पेड़ उगते हैं, फूल चेहरा उस तरफ कर देते हैं। हाँ, ये सब हम, ये भी तो परसेप्शन है। दे हैव सेंसिटिविटी, दे हैव परसेप्शन, दे आर ऑल, दे हैव वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग। क्या नाम था उसका, द टिपिंग पॉइंट जिसने लिखी ना, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो खुद, तो वो उन्होंने जो जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में, तो देखो आप देखोगे गाय बकरियां चरती है ना, तो एक ही प्रकार के श्रब्स होते हैं, झाड़ होते हैं वहां पे, पर वो एक एक जगह के पत्तियां खाती है, फिर थोड़ी जगह छोड़ देती है, थोड़े झाड़ों को छोड़ देती है, फिर दूसरी के पत्तियां खाती है। क्यों? तो ये जो दूसरे बाजू का झाड़ जो होता है ना, वो एक गंध छोड़ता है, जिससे वो उसे, वो गंध आता है, इसलिए वहां पे वो प्राणी नहीं जाता, वो दूसरे की तरफ चला जाता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम सब में है,
चाहे पक्षी हो, प्राणी हो, इंसान हो या पेड़ पौधे हो। सेल्फ प्रिजर्वेशन इन ऑल इज इन ऑल ऑफ अस एंड वी ऑल हैव वेज ऑफ रेस्पॉन्डिंग। हाँ, जो बाकी है, आपने कैमोफ्लाज शब्द सुना होगा, राइट? प्राणियों के, पक्षियों के फूल पाखरू, अपन पाखरू जिसको कहते हैं, क्या क्या बोलना है उसको, तितलियां वगैरह वगैरह, ये सब लोग कौन सी जगह पे होती है? जहां पे वो दिख ना पाए। तो ब्राउन कलर के, ब्राउन लैंड पे ज्यादा रहते हैं या ब्राउन ट्रीज पे, ताकि वो दिख ना पाए और वो मर्ज हो जाए। वो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, ताकि उसे देखकर कोई मार ना डाले, राइट? So we all have different ways of responding. So we have instinctive sight or perception. We have intuitional sight or perception. We have premonition, and then the sight that is contained in the eyes. At different layers of our different kinds of sights, and the Rishi says we may have 5 or 10 varieties of sight and their energies, and yet that sight is also not going to reveal to you, not going to show you the Brahman, because it is not different from you. तो ऋषि कहते हैं 5 से 10 प्रकार की दृष्टियां हैं, सूक्ष्म 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 होने वाली 5 से 10 प्रकार की हमारे पास दृष्टि है। लेकिन इतनी सूक्ष्म होते हुए भी हमें ब्रह्मण का अनुभव वो नहीं दे सकती, ब्रह्मण हमें नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, दृष्टि हम में बसी हुई है और हमको खुद से छूटना होगा, हमको हमारी दृष्टि से छूटना होगा। हमने कालातीत, स्थलातीत, मनातीत होना होगा। अगर हमें ब्रह्मण का अनुभव लेना है तो हमें सारी गतियां रोक देनी होगी, अगर हमें ब्रह्मण का अनुभव लेना है तो ऋषि कहते हैं नो साइट कैन हैव ब्रह्मण एज इट्स ऑब्जेक्ट। तो अगर आप बोलो कि भाई मेरे धारणा का विषय मैं ब्रह्मण बनाऊंगी और मैं इस पे धारणा ध्यान करूंगी और मैं ये ब्रह्मण को पाके ही, देख के ही रहूंगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोई दृष्टि तुम्हें ब्रह्मण नहीं दिखा सकती। The eyes can show you an object, the eyes can show you an event, the eyes can show you, point out an event to you which is apart, which has existence apart from you. But Brahman is the essence of your being. How can any manner of sight convert it into an object? In Vedanta they say Brahman is not the object of intellect. और आगे जाके कहते हैं ब्रह्मण कोई बुद्धि का विषय नहीं है कि तुम चिंतन मनन कर लो और उसको जान लो। तो ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है। ब्रह्मण कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर ब्रेन। बुद्धर अविषय बुद्धि, द इंटेलेक्ट, द फैकल्टी ऑफ ब्रेन एज आईज, दे हैव साइट। बुद्धि से भी हम देख सकते हैं, मन से भी हम देख सकते हैं, आंखों से तो हम देख ही लेते हैं, इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन से परसेप्शन हम कर सकते हैं, देख सकते। द चक्षुष हैव दृष्टिज, brain has buddhi, the intellect, the faculty of brain. So Shankara says, and practically all Upanishads agree upon it, that buddhi, the intellect, cannot convert the source of life into an object of thinking. तो ये जो जिंदगी का एसेंस है, इस पर चिंतन मनन बुद्धि से हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो विषय बुद्धि का हो ही नहीं सकता। It cannot be thought about. Yan manas na manute ye nahur manomatam. The mind can conceive only of an idea. हाँ, हम संकल्पना कर सकते हैं बस। Okay, it can convert something into an object of thinking which is not its own substance, but the mind exists, is rooted in Brahman. Therefore Brahman cannot be converted into an object of knowledge. ब्रह्मण ये ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की, समझने की चीज नहीं है। into an object of perception, into an object of audition. Whether you hear the words of Vedas or any other scriptures, कितना भी श्रवण कर लो, वेद पठन कर लो आप, हाँ, उपनिषद घोल के पी लो आप, कितना भी ज्ञान ले लो,
ब्रह्म का अनुभव इस ज्ञान के माध्यम से नहीं होगा. इट कैन नॉट बी हर्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी थॉट ऑफ, इट कैन नॉट बी टच थ्रू द ग्रॉस और द सटल सेंस ऑर्गन. चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, इनके माध्यम से हम ब्रह्मण को छू नहीं सकते. Okay, guys, you are with me? Yeah. So far, so good. Yeah. All right. Then, कैसे? Again, so what do we do? What do we do? Only in the dimension of silence. The Rishi, the teacher, is pointing out towards the dimension of non-motion, non-action, non-perception, non-audition dimension of life. जहाँ पे कोई गति नहीं है, कोई क्रिया कर्म नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई श्रवण नहीं है, वहां पे ब्रह्मण तुम्हें मिलेगा. Einstein pointed out in theory of relativity that time is a dimension, है ना. आइंस्टाइन ने हमें दिखा दिया कि देखो, टाइम जो है ना, काल जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में इसका एक डायमेंशन होता है. कैसे कह सकते हैं हम ये कि वो अपने आप में अलग से डायमेंशन है? क्योंकि वो महसूस अलग अलग तरह से हमें होता है. कभी 10 मिनट 10 घंटे लगते हैं और कभी 10 घंटे 10 मिनट लगते हैं. राइट. सो इन द सेम वे these rishis, these sages are pointing out that motion is one dimension of life. अब यहाँ पे ऋषि हमें कह रहे हैं, ये जो सब तुम आना जाना कंटिन्यूस तुम्हारा जो भी चल रहा है ना, ये तो बस एक स्तर है, एक डायमेंशन है. ये है डायमेंशन ऑफ मोशन, मूवमेंट, गतिशीलता का ये स्तर है. that motion is one dimension of life, but it cannot be equated with the wholeness, with the totality. लेकिन ये गतिशील जो है डायमेंशन, ये पूर्ण है, ये ऐसा हम नहीं कह सकते. देयर इज अनदर डायमेंशन. क्यों? क्योंकि और एक डायमेंशन है जो है नॉन मोशन, जहां पे कोई गति नहीं है. तो गति की ये दुनिया है, लेकिन और एक दुनिया है जहां पे बिल्कुल कोई गति नहीं है. स्पीच इज वन डायमेंशन. अब उसी तरह देखो, वाचा, वाक, ये भी एक डायमेंशन है. तो नॉन स्पीच इज अनदर. तो मौन उसका ऑपोजिट डायमेंशन है. वाक, वाचा का ऑपोजिट डायमेंशन बन गया मौन. एक्शन इज वन डायमेंशन. हाँ, कर्म, कर्म करना, क्रिया करना. एक्शन इज वन डायमेंशन. एक्शन इज वन. नॉन एक्शन इज अनदर. अकर्म उसका विरुद्ध, कर्म, अकर्म. So it is the dimension of non-motion. When all the conditioned principles of your being go into abeyance, biological is conditioned by evolution, psychological is conditioned by culture and civilization. तो ये जो भी हमारी निर्मिति है, ये जो एवोल्यूशन है हमारा, या तो हमारा कल्चर है या हमारा सिविलाइजेशन है, ये सब के परा. तो अपरा, ये सब अपरा है. Beyond that there is a dimension. The whole conditional existence is moving. तो जो ये conditional existence है ना, सुबह किसको कहते हैं conditional existence? सुबह सूर्य भी आता है और सुबह हम भी उठते हैं, पक्षी भी उठते हैं. जो भी कुछ सुबह होना है वो सब सुबह होता है. जो भी कुछ रात में होना है वो सब रात होता है. सूर्य चला जाता है, प्रकाश खत्म हो जाता है, हम भी सोने चले जाते हैं, पक्षी भी अपने घर लौट जाते हैं. ये कंडीशनड है. क्यों? क्योंकि ये रोज 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 हो रहा है. जो रोज रोज हमेशा से होता है उसको कहते हैं कंडीशनड. ये सारी प्रकृति कंडीशंस पे चल रही है. सूर्य बोले यार आज 5 मिनट लेट आता हूँ, चलेगा? चंद्र बोले आज मुझे नहीं आना है, चलेगा? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आप बोलो मैं आज सुबह नहीं उठ रही हूँ, मैं आज शाम को उठूंगी, चलेगा क्या? आप अपने आप उठ जाओगे. यू कांट हेल्प योर सेल्फ, इट विल हैपन. ऑलराइट. सो ऑल दिस हैपनिंग, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, हैपनिंग यानी कुछ हो रहा है, राइट? मूवमेंट है, क्रिया है, कर्म है.
All this is because of what? All this happening is because of action. उसका opposite क्या होगा? Nothing is happening. Non-action. The whole because of condition. तो conditioning के वजह से सारा action है. The whole conditional existence is moving. मैंने ये भी बात परसों ही I think मैंने समझा दी कि स्वभाव है. ये पूरी प्रकृति में गतिशीलता ये हमारा स्वभाव है. इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में नेचुरल टेंडेंसी कहते हैं. There is a term which is called as in psychology, which is called as natural tendency, or biology also for that matter, or anthropology also for that matter. It's a natural tendency. ये पैदाइशी हमारे अंदर हमारे डीएनए में फिट है. हाँ, नवजात अब भी पैदा हुआ बच्चा वो तो माँ के स्तन को ढूंढेगा ही, और अगर उसको ब्रेस्ट दे दो तो अपने आप वो दूध पिएगा ही. इट्स अ नेचुरल कंडीशनिंग, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी in each and every living thing. All right. The whole conditional existence is moving. It can give you beautiful experiences, और इसके वजह से तो इतने अद्भुत इतने सुंदर सुंदर अनुभव हमें मिलते हैं. It can give you beautiful experiences, ecstatic experiences. अद्भुत, बिल्कुल मन भर आता है, ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं. ऋषि कहते हैं it is the dimension of their non-motion. They are going into abeyance all the movements so that the Brahman will be felt by every pore of your being. सारी गतियों को रोक दो, ये स्थल काल में चलना छोड़ दो, ये श्वासों की गति को बस जिंदा रहने जितना स्लो डाउन कर दो, ना के बराबर शांति, है ना, राइट? So you bring it to that point where you can't feel your breath. When you stop everything, you will feel the ground existence, you will feel the Brahman, and you will feel it in every pore of your being. क्यों? Why don't you feel it only in the heart? Why don't you feel it only in the head? हाँ, सिर्फ घुटने में क्यों महसूस नहीं होता? सिर्फ पेट में क्यों महसूस नहीं होता? कण कण में, पूरे शरीर में क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये ब्रह्मण का स्वभाव है सर्वव्यापकता. It's all permeating. Because of the all permeating nature of the Brahman, that reality will be felt by you. You will become aware of it only in the dimension of silence. तो वो हम उसकी व्यापकता को हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णतः मौन होना होगा. नॉन स्पीच, नॉन एक्शन, नॉन मोशन, एक्सेट्रा. कंप्लीट स्टैंड स्टिल, साइलेंट. इसलिए उसको देर इज अनदर टर्म दैट वी ऑल्सो रेड इन इनसाइट्स इनटू भगवद गीता, विच इज एम्प्टीनेस एंड साइलेंस. साइलेंस एंड एम्प्टीनेस. यार उस पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें ब्रह्मांड का एहसास हो सकता है. All right. All right. I think we will stop over here today because we move on to the next mantras. If it has been possible for me to clarify this very subtle part of the 7th, 8th and 9th mantra that we have looked at, let me just briefly introduce you to the next mantra. So I think we will take up the next mantra tomorrow. But सूक्ष्म में उन्होंने समझा दिया कि जहां जहां गति है वहां पे ब्रह्मण का एहसास नहीं होगा. ये सूक्ष्म 6th, 7th, 8th जो मंत्र है, इसका ये सूक्ष्म बात ऋषि हमें बता रहे हैं कि न उपनिषद में. हाँ, बॉटम लाइन पे बातें सब हो रही है. इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड इंडिविजुअल चीजों पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, मैं ये सोचूं पॉजिटिव थिंक करूं या नेगेटिव थिंक करूं, कौन सा बेहतर है? अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो क्या मैं आत्मा को जान सकूंगी? क्या मैं ब्रह्मांड को? नहीं.
आप सोचते हो तो आप नहीं जान सकते, आप सोचना छोड़ दोगे तो शायद आप जान जाओ. That is the point that they are pointing over here. I think we will stop over here and I'll see you tomorrow. Thank you so much.